नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट पर संसद टीवी की खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। अब वक्त हो चला है आपको बताने का कि दिन भर क्या कुछ खास रहा यशोभूमि में। अब तक के तमाम अपडेट के साथ में चलिए शुरुआत करते हैं। हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। हम सब अपनी अपनी संसदों के अंदर सतत विकास लक्ष्यों के लिए नीतियां, कार्यक्रम, आवश्यक होने पर कानून बनाने में और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निगरानी करना और उचित बजट का आवंटन करने के लिए हमारे प्रयास सामूहिकता से रहेंगे। आप सबने जो विचार रखे उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब हम आज का दूसरा सत्र आरंभ कर रहे हैं। पहले सत्र में आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम सतत ऊर्जा में ट्रांजिशन, हरित भविष्य की ओर विषय पर विचार करेंगे। हमारी पृथ्वी के हरित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की सबसे आकांक्षी क्लीन और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए व्यापक कार्य योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहा है। इस वर्ष 27 तक नेट जीरो का लक्ष्य हमने रखा है, लेकिन उसके पहले हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को प्राथमिकता दी है। भारत की अध्यक्षता के अंदर G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप के लिए हमने फंडिंग, ऊर्जा दक्षता, प्रौद्योगिकी गैप के विषयों पर व्यापक चर्चा की और सभी G20 देशों ने इसके सहयोग के लिए अपने को आश्वासन दिया है। सफल समावेशी हरित ट्रांजिशन के लिए हमारे सामूहिक प्रयास आवश्यक है। इसलिए हम अपनी अपनी संसदों के अंदर भी इस तरीके की चर्चा करें और इस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के विचारों, अनुभवों का लाभ सरकार प्राप्त करे और इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करें। मैं इसके लिए सभी के स्पीकर को 7 दिन का समय आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। मुझे आशा है सभी माननीय की नोट स्पीकर इस पर 7 मिनट में अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। और इसके कुछ देर बाद हम जॉइंट डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट करेंगे, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि उस समय सभी स्पीकर यहां पर उपस्थित रहे। Now I'll invite His Excellency Mr. Milton Dick, Speaker of the House of Representatives, Australia, for his keynote address. Namaskar. Thank you, honourable speakers, presiding officers and distinguished guests. To our host, His Excellency Mr. Om Birla, the Speaker of the Lok Sabha, for your leadership and your friendship is valued by us all here in New Delhi. It's a privilege and great pleasure to be able to deliver an address to this session. तो ये आप यशोभूमि से सीधी तस्वीर है वो आप देख रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे और कुछ जो खास जानकारियां आएंगी हम आप तक उसे ज़रूर पहुंचवाएंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है वहां के अपडेट को जानने का। इजिप्ट पार्लियामेंट की MP नूरा अली से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता कृति ने। आइए सुनते हैं उन्होंने आज के सत्र को लेकर के क्या कहा। Joining us right now is Member Parliament of Egyptian Parliament, Ms. Noura Ali.
Ma'am, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Ma'am, we've been talking about global best practices. We've been talking about how parliaments can actually deliver on the mandate of G20. How has been your experience so far participating in the P20 summit in India? Let me first start by saying I really have enjoyed being in India. It's my first visit, as a matter of fact, and I'm extremely impressed. You know that Egypt has hosted the COP27, and that was the main thing, was the environment and sustainability and how can we improve our conditions of life. And I think this is the best occasion for us to join together, with India having the G20 and the parliamentarian get together, particularly to see how can we do a sustainable life, how can we have a green life. And again, the two countries have worked on that, and it's a very good chance for us to be here. Absolutely, ma'am. There was great participation by India also in COP27 organized in Egypt. Ma'am, also talking about clean energy transition, sustainable energy transition. Ma'am, what are the steps that we can take, and particularly if you can share some best practice of your country? Well, actually, the practices are known. Decrease the carbon dioxide, teach the people how to live in a proper and clean way with the environment. Don't use the overfuel. Don't, the bins, the whole thing. Actually, I'm very privileged to be also chairing a non-profit organization in Egypt that is taking care of the environment, particularly in the Red Sea. So this is what we have been educating the people. Take care of your corals, look after the fish and all of that. So I think this is how we should all be doing it. And it's a common language. What you do in your country, we will do in ours as well. Wonderful, ma'am. And of course, there's also focus on gender parity, bringing in more women parliamentarians in parliaments across the world. As a woman parliamentarian, tell us about your experience. Actually, it goes back to a long thing in Egypt. I mean, in the past, women did not have really the chance to participate in everything. But thanks to our president, that he has requested that a good number of ladies would be members. So out of the whole number of members, we are 27%. And today I was thrilled to hear Prime Minister talking about the increase of number of lady parliamentarians. Look, they're very active. I mean, women are the best, don't you think so? So absolutely, yes. So this is why I think it's an add up to the community and to the country. Absolutely, ma'am. Thank you so much for talking to us, Ms. Ali, and have a great stay in India. Pleasure here. Thank you, and all the luck to India. Thank you so much. Reporting from Parliament with camera person Manoj, I'm Kriti Mishra for Sunset Television. हर मुद्दे पर तमाम देश अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना से भी हमारी संवाददाता कृति ने बातचीत की है। आइए सुनते हैं उनको। Joining us right now is Speaker of Uttar Pradesh Assembly, Mr. Mahana. Sir, welcome to Sunset Television. So we saw the P20 summit. As Prime Minister said, Sansadiya Mahakumbh. We've been giving out a message that democracy has delivered and will deliver. Sir, take us through your experience. Naturally, when the Honorable Prime Minister says it has a meaning for it. We have seen here along 5,000 years back also. There were sabhas and smitis. People were elected by people. Representative were elected by them, and they used to rule. People had the authority to withdraw them also from where they are. So we say that it is the mother of democracy. That is the fact. And what is in our culture? That is Vasudhaiva Kutumbakam. If this whole world is a family, and once we think the whole world is a family, so we have to deliver according to the wish of the people. And our democracy says democracy is by the people, for the people, and of the people. That is more important. Our constitution's first line says, we the people of India. We the people of India means the people whom they elect as their representative. They are their custodians. They are not the rulers. So previously, long back, they were kings. We are not kings. We are the public representatives, you can say that. So in that sense, India is working very good, and India is leading across the world, I think. We must thank Honorable Prime Minister once he has come into the power. The paradigm has been shifted to the development of the people. He is concerned about a common man, and simultaneously he is concerned about our country, which once used to be the mother of the, you can say that, Vishwa Guru of the whole world. So that was more important, and I am delighted to be here at P20. I would like to thank Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji, who has organized this under the patronage of Shri Modi ji. So definitely I am very happy to be here. Thank you so much for sharing your experience. Reporting from Yashobhoomi with camera person Manoj, I'm Kriti Mishra for Sunset Television.
विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से खास बातचीत हुई है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की। हमारे साथ इस सेशन में, ओपनिंग सेशन में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद थी और वो स्वयं उस मौके पे थी। मैम, कितना बड़ा मौका जब पूरी दुनिया भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ मंथन करने को तैयार है और वो हर मुद्दे जिस पर वो डिस्कशन चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में प्रमुखता दो बातें जिसका मेरे को अभी समझ आया। पहला तो ये कि भारत किस प्रकार से लोकतंत्र की जननी है और इस सबसे विशाल लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से मुश्किलों का हल ढूंढा जाता है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना, उसे हमारे यहाँ सम्मिलित करना और उसके आधार पर बात, वाद और विवाद के माध्यम से जो है उस बात को सुलझाने का काम किया जाता है। और उसमें सबसे अधिक इतनी बड़ी संख्या में अगर किसी ने वोट डाला, 70% इलेक्टोरल रोल पे जो लोग हैं उनका वोट, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इलेक्टोरल रोल पर होने का उनके बारे में बताना, सबसे विशाल संसद होना और सबसे पुरातत्व ऐसी हमारे यहाँ परंपराएं होना जो कि लोकतांत्रिक परंपराएं ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को स्थापित करने वाली जो हैं इंस्टीट्यूशंस थे और उनके माध्यम से भारत की जो प्रकृति है वही लोकतांत्रिक है। और ऋग्वेद के एक ऋचा को कोट करना, समवदत्वम समगच्छत्वम समवो मानानसी जानताम, यानी अगर सर्वसम्मति से अंकित करने के प्रस्ताव हेतु बहुत प्रसन्नता हो रही है और हम सब के लिए ये गौरव का विषय भी है। संयुक्त एडॉप्ट करने के बाद हम कल इसे औपचारिक रूप से जारी करेंगे। एक्सेलेंसी, आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सब सहमति है? ओके, हम सब आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और संयुक्त वक्तव्य को एडॉप्ट कर लिया है। हम इस डॉक्यूमेंट को औपचारिक रूप से कल जारी करेंगे और G20 लीडर समिट के वर्तमान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे। धन्यवाद। सर्वसहमति के साथ में जो वक्तव्य हैं उसे अडॉप्ट कर लिया गया है। बिल्कुल G20 की तरह P20 का भी जो पूरा प्रोसेस है कि सत्र में जो भी चर्चा होती है उससे अडॉप्शन बहुत जरूरी होता है, यानी कि सर्व सहमति बहुत जरूरी होती है। G20 में तमाम देशों ने अपनी सर्वसहमति दी और ठीक उसी तरह यहाँ पर जितने भी देश के स्पीकर आए हुए हैं, अध्यक्ष आए हुए हैं, उस मुद्दे पर उन्होंने अपनी सहमति जताई है और इसके बाद का नजारा आपने देखा है। लोकसभा अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से भी संसद टीवी की खास बातचीत हुई है। आइए अब उनको सुनते हैं, क्या कहा उन्होंने। असेंबली के स्पीकर सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, लगातार हम P20 की समिट की बात कर रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री जी का मीनिंगफुल एक एड्रेस रहा, जितने स्पीकर्स थे P20 नेशंस के। सर, किस तरह का मैसेज देखते हैं आप भारत की तरफ से और कितना महत्वपूर्ण ये समिट? सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से भारत के पार्लियामेंट के लोकसभा के हमारे आदरणीय स्पीकर ओम बिरला जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को मन से शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इतना बढ़िया P20 समिट आज यहाँ नई दिल्ली में आयोजित किया गया और निश्चित रूप से एक सक्सेसफुल G20 समिट के बाद ये P20 समिट इतनी यशस्वी रूप से पार होना, ये सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही अभिमान का क्षण है और मैं भारतवासियों को इस विषय की भी शुभकामनाएं देता हूं। इस कॉन्क्लेव में, इस समिट में सभी G20 राज्य के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उनकी उपस्थिति, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, जो कॉमन डेवलपमेंट गोल्स है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसके साथ ही Valentina met Vienko, Speaker of the Council of Federation, Russian Federation, for her keynote address. Уважаемые коллеги, я также присоединяюсь к словам благодарности нашим индийским друзьям за блестящую организацию саммита. राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा से खास बातचीत हुई है। हमारे संवाददाता प्रतिबिंब शर्मा की, आइए उनको सुनते हैं।
डॉक्टर सस्मित पात्रा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और स्वयं बताएंगे कि किस तरीके का वृहद आयोजन यहाँ पर हो रहा है यशोभूमि में। अभी तक का जो आयोजन देखा और प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, उन्होंने तमाम बिंदुओं को किस तरीके से भारत प्राचीन काल से लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश रहा है उसका जिक्र किया, किस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगातार बढ़ रहा है उसका भी जिक्र किया, और उन्होंने पूरी दुनिया से शांति की अपील की, आग्रह किया और यह भी बताया कि किस तरह से भारत लगातार आतंकवाद से ग्रस्त रहा है और अब दुनिया मान रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर अभी भी अलग अलग विचार सामने आते हैं। हमें एक संवेद स्वर में आतंकवाद की कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से निंदा करनी चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जिस तरह से भारत ने आयोजन किया है G20 तो बहुत सफल रहा है, और खासकर P20 का आज जो समारोह है इसको देख के जो भव्यता है इसकी, और जिस तरह से G20 के तमाम पार्लियामेंट्स आज P20 के माध्यम से आए हैं, और माननीय स्पीकर साहब थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा, जो उनका उद्बोधन रहा, वो खासकर आज G20 के जो डेवलप्ड नेशन सो कॉल्ड कहे जाते हैं उनके लिए एक संदेश था। जैसे आपने कहा कि 4 बिंदु थे जो कि स्पष्ट थे। पहला, महिला सशक्तिकरण के लिए, कि भारतवर्ष महिला सशक्तिकरण को लेके जिस तरह से आवेग है और जिस तरह से हमने 33% महिलाओं के संरक्षण के लिए हाल ही में अभी बिल पारित किया, तो उससे भारत की जो सोच है, जो आवेग है, वो स्पष्ट हुआ। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद को लेके भिन्न मत कई बार देखे गए हैं। भारत किस तरह से आतंकवाद से ग्रसित रहा है और आतंकवाद ने कैसे संसद भवन तक पहुंच चुकी थी आतंकवाद, इसका जब उन्होंने जिक्र किया तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कितना घातक हो सकता है टेररिज्म, उसको स्पष्ट किया। और कहीं ना कहीं आज एक संदेश दिया पूरे G20 के माध्यम से कि किस तरह से सारे देशों को विभिन्न डेफिनेशंस ऑफ टेररिज्म नहीं रखनी चाहिए, एक ही डेफिनेशन है टेररिज्म का, इसको खत्म करना चाहिए। तीसरा बिंदु जो उन्होंने जिक्र किया वो था कि भारत की एकता, अखंडता और विशेषकर जो हमारी धरोहर रही है हमारे मिडीवल पीरियड से लेके, वेदों से लेके आज तक, और खासकर जो वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा है वो आज रखा गया है। और खासकर आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे उनके पोडियम के ठीक नीचे था वासुदेव कुटुंबकम, पूरी द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया जो है एक परिवार है। ये जो वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन प्लैनेट, ये जो वन अर्थ का सोच है G20 का, इससे एक चीज स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष में किस तरह से आने वाले सदियों में और आगे नेतृत्व लेगा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। और चौथा बहुत बड़ा बिंदु था, वो था कि हमें कैसे गणतंत्र को और मजबूत करना है। जैसे उन्होंने कहा, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, जो जननी है डेमोक्रेसी की, वो आज से नहीं है, वो प्राचीन काल से है। और उन्होंने विशेषकर तमिलनाडु का जो जिक्र किया कि कब वहाँ पर विलेज काउंसिल्स हुआ करती थी, कैसे वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के भी क्लॉजेस रहते थे। तो आज से 1200 साल पहले भारतवर्ष इतना विकसित था, और यही विकसित सोच जो है वो आने वाले दिनों में इस दुनिया को, इस देश को और आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देगी। अगर आज की बात करें, आज 2 विशेष सत्र भी आयोजित होने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री तमाम डेलीगेट से बातचीत करेंगे, उसके तत्पश्चात ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कितना महत्वपूर्ण है ये दोनों सत्र? बहुत ही सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके हो, क्लाइमेट चेंज को लेके हो, या फिर जिस तरह से हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे कंजर्व करके आगे चल सकें, सर्कुलरिटी ऑफ इकोनॉमी हो, ये तमाम जो सत्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके पीछे और 2 विषय और हैं, एक है पेरिस एग्रीमेंट, दूसरा है कॉप। ये दोनों ही जो है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कई बार कई देश, विशेषकर G20 के देश जो है उनके भिन्न मत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार की भी एक पहल रही है कि किस तरह से हम इन सत्रों के माध्यम से एक कंसेंसस बिल्डअप करें। और खासकर मैं कहूँगा कि जो डिक्लेरेशन G20 P20 का होने जा रहा है, P20 का, वो भी सर्वसम्मति से पारित किया गया है, इसकी भी घोषणा करी गई। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इस सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी आज कहा उसके बारे में ही बातचीत कर रहे थे सस्मित पात्रा। आगे बढ़ते हैं, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने क्या कहा है, आइए अब हम उनको सुनते हैं। हमारे साथ हैं देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस भट्ट जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, लगातार हम कह रहे हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमने देखा किस तरह से P20 समिट, प्रधानमंत्री का बहुत ही एक मीनिंगफुल एड्रेस, किस तरह का मैसेज है भारत की तरफ से दुनिया को? फिर एक इतिहास आज गढ़ा गया है
G20 के बाद P20 हुआ है और जो मैसेज प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को दिया वो अद्भुत है और वो आवश्यक भी है। जब हम एक पृथ्वी में हैं, एक परिवार है, एक भविष्य है, जो हमारा स्लोगन था G20 में, फिर सारी समस्याओं का समाधान निकालना हमारा कर्तव्य है। हमको एक होना चाहिए। टेररिज्म पर आपने देखा है कि टेररिज्म ने कई देशों को लीन लिया है। आपको पता है कि किस तरह से क्या हो रहा है विश्व में, सब जानते हैं। जब हमारे यहाँ टेररिज्म था उस समय कई लोग उनको आभास नहीं होता होगा, लेकिन आज धीरे 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 जब बढ़ते जा रहा है, ये जो आज अपील हुई है, जो बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये किसी कंट्री की नहीं है, कोई देश विशेष का टेररिज्म नहीं है, पूरे विश्व का है। इसलिए सबको मिलजुल कर इसका सामना करना है और ये अपील दुनिया को आज वास्तव में भा रही है और सब लोग एक हो रहे हैं इसके लिए। इसलिए जो भी आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, पार्लियामेंट्री हमारा जो सिस्टम है, G20 देशों का सिस्टम है, मित्र देशों का सिस्टम है, इसमें और भी कई बहसें होनी हैं। अभी मैं समझता हूं कि सारे विश्व की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पर भी यहाँ बातचीत हो सकती है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि पार्लियामेंट ही एक ऐसी चीज है डेमोक्रेसी में जहां पर आदमी को खुलकर बोलने का, मर्यादा में रह के अवसर मिलता है। एक पहिया पक्ष है, एक पहिया विपक्ष है लोकतंत्र का। इसलिए जो आज प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, जो बातें बताई हैं, भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम कितना पुराना था उसके बारे में बताया है और टेररिज्म के बारे में बताया है और भी कई चीजों के बारे में बताया है, तो वो एक बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत मैसेज आज पूरे विश्व को गया है और खूब सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। यशोभूमि से कैमरा पर्सन मनोज के साथ कृति मिश्रा, संसद टेलीविजन। लोकतंत्र की पूरी परिभाषा आज प्रधानमंत्री के भाषण में देखने को मिली। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने P20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आज दिल्ली में उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन दुनिया भर की कई संसदीय प्रथाओं का एक अनूठा संगम है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि P20 सम्मेलन भारत की भूमि पर हो रहा है, जो न केवल लोकतंत्र की जननी के रूप में जानी जाती है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा यह लोकतंत्र भी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कराता है, बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम किया है। साथियों, समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है। ये प्रक्रियाएं और सशक्त हुई है। भारत में हम लोग जनरल इलेक्शंस को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। 1947 में आजादी के मिलने के बाद से अभी तक भारत में 17 जनरल इलेक्शन और 300 से अधिक स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस हो चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं कराता, बल्कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 के जनरल इलेक्शन में देशवासियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है। 2019 का जनरल इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी। इसमें 60 करोड़ यानी 600 मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, तब भारत में 91 करोड़ यानी 910 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ये पूरे यूरोप की कुल पॉपुलेशन से भी अधिक है।
भारत के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में उसमें से 70% के आसपास का टर्नआउट ये दिखाता है कि भारत में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस पर लोगों को कितना ज्यादा भरोसा है। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर महिलाओं का सबसे अधिक पार्टिसिपेशन रहा। 2019 के इलेक्शन में भारत की महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाला। और साथियों, सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी भारत के चुनाव जैसा उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। 2019 के जनरल इलेक्शन में 600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया था। इन चुनाव में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने इलेक्शन का काम किया था। चुनाव के लिए देश में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। महिलाओं की भूमिका पर उन्होंने और भी बहुत कुछ आज कहा है। विधायिका में महिला आरक्षण के फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज हर सेक्टर में महिला भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। भारतीय संसद ने हाल ही में जो फैसला किया है वो हमारी संसदीय परंपरा को दिखाता है। साथियों, कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जिसमें मैं आपको आगे अवगत कराना चाहता हूं। भारत ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को बात हो रही है कि आज महिलाओं के बारे में देखा जाए तो पूरी दुनिया में निश्चित तौर से भारत ने जो संदेश दिया है वो बिल्कुल साफ है। और जो महत्वपूर्ण जो सत्र हो रहे हैं P20 में उसमें विमेन लेड डेवलपमेंट पर खास तौर से इस पर बल दिया जा रहा है, इस पर बातचीत की जा रही है। इसलिए हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आज दुनिया संघर्ष और टकराव से जूझ रही है। इन संकटों और चुनौतियों के बीच हमें शांति, सबके विकास और कल्याण के लिए मिलकर काम करना है और ये बहुत जरूरी है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर खुद को आगे बढ़ाना होगा। फ्रेंड्स, भारत की संसदीय परंपराओं पर देशवासियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है जिसे आपको जानना और समझना बहुत अहम है। ये शक्ति है हमारी विविधता, हमारी विशालता, हमारी वाइब्रेंसी। हमारे यहां हर आस्था के लोग हैं। सैकड़ों तरह का खान पान, सैकड़ों तरह का रहन सहन हमारी पहचान है। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहां सैकड़ों बोलियां हैं। लोगों तक पल पल की सूचनाएं पहुंचाने के लिए 28 लैंग्वेजेस में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स भारत में है एंड 24/7 है। करीब 200 लैंग्वेजेस में हमारे यहां 33,000 से ज्यादा अलग अलग न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। हमारे यहां सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 3 बिलियन यूजर्स हैं। इससे पता चलता है कि भारत में इंफॉर्मेशन का फ्लो
और फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका लेवल कितना विराट है, कितना सशक्त है। 21वीं सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये वाइब्रेंसी हमें हर चुनौती से लड़ने की, हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेरणा देती है। तो कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार रखे और आइए अब हम सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ने आज सम्मेलन में क्या कहा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आईपीयू के अध्यक्ष श्री दुआर्ते पचेको जी, सभी अतिथिगण, योर एक्सेलेंसीज, G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन P20 में विश्व भर से आए G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के सभी सम्मानीय अतिथियों और देश भर से आए सभी सम्मानीय अतिथियों का लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में हाल में हुए G20 लीडर समिट में नई दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व एवं वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये वैश्विक चुनौतियों पर G20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 9वां P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान के साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकतंत्र हमारी सबसे अमूल्य विरासत है। लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, व्यवहार में है। एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब स्वाभाविक रूप से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। वस्तुत लोकतंत्र हमारे शासन तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल आधार है। एक्सेलेंसीज, विशालता, विविधता और बहुलता भारत के लोकतंत्र की पहचान है। हमने 75 वर्ष के लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में जन केंद्रित शासन के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए हैं। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा दरअसल हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसदें। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं जो हमारी सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावनाओं को दर्शाता है। P20 में हम इस भावना को और मजबूत करेंगे। एक्सेलेंसी, पर्यावरण के विषय पर ठोस निर्णायक वैश्विक कार्य योजना आज समय की मांग है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का जो विजन विश्व के समक्ष रखा, उस पर कल प्री समिट में विस्तृत चर्चा हुई। सभी प्रतिनिधियों का मानना था कि पर्यावरण किसी एक देश का विषय नहीं है, बल्कि हम सबकी व्यक्तिगत और
सामूहिक जिम्मेदारी है। हम इसके लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करें जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस मिशन को G20 समूह के सभी देशों की संसदों का भरपूर समर्थन मिला। सबने अपनी अपनी संसदों में मिशन लाइट पर चर्चा करने तथा इसे जनता का जन आंदोलन बनाने का स्वरूप देने का भी संकल्प लिया। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी जी, इस संसदीय शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए केंद्रित विषय लिए गए हैं जो मानव केंद्रित हैं। उन विषयों पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी और उस चर्चा के बेहतर परिणाम भी निकलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर, ग्रीन फ्यूचर के लिए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन पर विचार होगा। इसके साथ ही विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट तथा पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों के जीवन में आए बदलाव परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। एक्सेलेंसी, सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य मानव के समग्र विकास के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना है। भारत में एसडीजी के लक्ष्यों को पाने के लिए नीतिगत योजनाएं बनाई गई है और आवश्यक होने पर कानून भी बनाए हैं। इस पर संसद में व्यापक चर्चा भी हुई है। विकास में पीछे रहे जिलों को आकांक्षी जिला मानकर हमने विकास के समकक्ष उन जिलों को लाने का नीतिगत फैसला किया है और इससे पूरे देश के अंदर एक समान विकास की अवधारणा विकसित हुई है। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से सतत ऊर्जा ट्रांजिशन के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत स्वयं ग्रीन डेवलपमेंट एवं ग्रीन ट्रांजिशन की प्राथमिकता को देते हुए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक प्रभावी पहल कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल गठबंधन जैसी भारतीय पहलों को बड़े पैमाने पर वैश्विक समर्थन मिला है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विमेन एम्पावरमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ चुके हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की संसद के नए भवन में विशेष सत्र के पहले दिन संविधान में संशोधन, केंद्र और राज्य के निर्वाचित सदनों में महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी निर्णयों में कानून बनाने में भागीदारी बढ़ेगी। मेरा विश्वास है विमेन डेवलपमेंट 21 सदी के विश्व में बहुत बड़े बदलाव का वाहक बनेगा। एक्सेलेंसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने समावेशी, पारदर्शी और जवाबदेही शासन को संभव बनाया है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने में सफल हुए हैं। डीबीटी, यूपीआई जैसे डिजिटल इंटरवेंशन ने देश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। एक्सेलेंसी, मेरा विश्वास है इन विषयों पर सामूहिक चर्चा संवाद से एक समावेशी, समतामूलक और न्याय संगत वैश्विक समाज का संकल्प साकार होगा और भारत की अध्यक्षता में P20 सम्मेलन से वैश्विक संसदीय सहयोग का एक नया अध्याय आरंभ होगा। P20 वैश्विक गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण संसदीय आयाम है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए संसदों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। एक्सेलेंसी, जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी वह चर्चा हमारी संसदों के अंदर भी आगे चलती रहे। इन विषयों पर व्यापक मंथन के बाद नीतियों
एवं योजनाओं तथा आवश्यक होने पर कानून का निर्माण भी करें। संसदीय डिप्लोमेसी मानवता के बेहतर भविष्य का माध्यम बने। हम G20 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए P20 के निरंतर समर्थन की आशा कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं P20 सम्मेलन में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। भारत का विश्वास ही विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। लोकसभा अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे। नीदरलैंड सीनेट के अध्यक्ष डॉक्टर जॉन एंथोनी ब्रूइजन से खास बातचीत हुई है हमारे संवाददाता कृति मिश्रा की। Welcome viewers, you're watching the continuous coverage of Sansad Television of India's P20 as P20 is being hosted by India, mother of democracy, from the iconic venue Yashobhumi. And joining us right now is a very special guest, President of Senate of Netherlands, Mr. Brown. So welcome to Sansad TV and thank you so much for joining us. So let's begin talking about P20. We heard Indian Prime Minister gave a very, very meaningful address. We've also been talking about the role of Parliament in addressing the global challenge. It is very closely linked with the G20 presidency. And in India's G20 presidency, the focus was on a number of important issues. Going ahead, how do you think that parliaments across the world can actually converge together to find solutions to global problems? Well, first of all, Ms. Misha, thank you very much. Pleasure having you, sir. And it's a great honor for our country, the Netherlands, to be present here at the P20. We are not member even of the P20. We are special guests of India. So we are very thankful to be invited here and to be present. Because for a small country like the Netherlands, it's very important to be part of the international network and to be a close ally and friend of strong and big countries like your country, India. So that's especially a reason why we're so happy to be here. Now, you asked me about P20. As parliamentary speakers of the G20, we come together every year in the context of the G20, as you know. And those meetings are very important for us because, as you alluded to, the main topics of this meeting, which were laid out this morning by Prime Minister Modi in an excellent way, and I was very honored to meet your Prime Minister and very inspired by talking to him also personally this morning. He took the time for us and he knew a lot about our country. He recently met our Prime Minister during the G20. So I was very inspired by the leadership of your exquisite Prime Minister. And he laid out the main topics for this meeting. And maybe before we go into more detail in those topics, they're all topics which can be addressed in an efficient way only by doing it in international cooperation. For instance, if we look at climate change, which is one of those topics, we as a small country, for instance, of course, can take many measures for climate change. You as a big country can do the same. Your impact will be bigger on climate than the impact of our small country. But both of us cannot do it alone. Yeah, that's true. If we would be the only country to take such measures, then nothing would happen in the rest of the world. So it's typically an example where you can make a change only by cooperating in an international and preferably a global level. And it's really important because if we want to leave the climate, the climate in a healthy way to our children, to next generations, we must take this action. It's not an academic discussion. That's right. And we must do it together. So that's part of the answer. Absolutely. We have to do it together, sir. So I'd also like to talk about India's G20 presidency. Now, it is being hailed as a historic presidency. We had over 112 outcomes, the presidency documents, and we've tried to find solution and forge consensus on a lot of contemporary issues facing the world right now. So, how do you see India's G20 presidency? Well, the presidency is clearly very effective, and that has to do with both the logistics, to start with the organization of these meetings. The G20 and the P20 are really very excellent, and the presidency as exerted by India is an example to all of us. Second of all, it's because of the themes that were chosen. We already discussed in some detail climate.
But another theme that was chosen is the diversity, the gender diversity in general and more specifically in parliaments. And if you allow me to say a bit more about that. Please go ahead. Looking at my own place, I'm president of the Dutch Senate. Sir. We have 75 members in our Senate. We have a bicameral system. And it's only 100 years ago that in the Dutch Senate the first woman senator was entered. I had a picture made of her last year. It was 100 years ago then, because I think it was a very important event, but also sad because it's so late that we started thinking about representation of people in a representative way. And if we want to keep support in society for our democratic processes, which are the fundamentals of our freedom and our health and our welfare, then representation must be true representation. So it's only 100 years ago that the first senator entered the Senate in the Netherlands. It took 17 years before the second female senator was entered the Dutch Senate. In the first few years of that first senator, she was not spoken to by many of the senators, who were all men, because they thought it was not necessary for a female senator. We cannot believe that anymore nowadays, but it's only 100 years ago, so we still should feel ashamed. And currently in our Senate we are up to 40% women, so it's not enough. It should be at least 50%. It should be representation of what is happening in our country. So we still have that discussion. And 2 weeks ago we were convening with the speakers of the parliaments of the Council of Europe in Dublin, in Ireland. And I was allowed to give a speech there, and I called upon my colleagues to have a discussion, each in their own country, not only with our colleagues and our members of parliament, but also with the leaders and the presidents of the political parties. Right. Because in our systems, that is where the recruitment of new parliamentarians takes place. Right. That is where the lists are made for the voters to choose between. So that is where the diversity starts. So I would like to take this opportunity also maybe for those who are watching, that if they think about making new list of people for the different elections at different levels, that the members in parliament should speak with the political parties and urge them to have diversity in those lists. Absolutely, sir. And since we're talking about the parliamentary developments across the world, sir, I'd like to mention about India. Recently, we saw the passage of a very important bill providing greater representation to women in parliament and also in state legislative assemblies. It is called the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. That seeks to provide greater representation and greater voice in the political arena to women. How do you see this move of India? It's a very important move. I think the bill is about 30%. 33%. 33% as a basis. So it's an important first step. And I think it is a very necessary step because, as I said, from my point of view, looking at the parliament, the parliament, in order to gain and keep trust in society for democracy, the parliament should really be representative of the people. That involves not only women and men, but of course more diversity, more access of diversity. Yes. But to have a bill such as you have in India, I think is wonderful, to at least make sure by law that at least 30% of members of parliament are women. And I hope that it will be 50% soon. And I hope that also for our country, because we are in the same stage, I think. That's right, sir. And before we wrap up, sir, tell us about your experience so far in India. Well, I arrived yesterday, and I was greeted yesterday by a famous Bollywood actor who is also a member of parliament, and he's also a singer. So we had a great time because one of my hobbies is playing piano and singing. Wonderful, wonderful. So we talked about that. And then I met so many friendly people here, and I saw so much culture, I saw dancing, I saw music. I saw the excellent organization of this whole meeting in this beautiful new venue. So I'm very much impressed by your country, by
by the friendliness, by the organization, by your Prime Minister, and by all the things that I saw, and especially by the culture which is in the heart of the people. Thank you so much, sir. Truly pleased to hear that you're enjoying your stay. Have a great stay in India, sir, and thank you so much for joining us on Sunset Television. Thank you for having me. Well, viewers, that's from Yashobhumi. Back to the GRG studio. यशोभूमि से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जहां पर P20 संसदीय सम्मेलन चल रहा है। सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने की घोषणा की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सेलेंसी, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी टीम द्वारा पिछले 2 सप्ताह 14 डेज तक अथक प्रयासों के बाद हम P20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर आम सहमति बनाने में सफल हुए हैं। ये सफलता आपके सहयोग एवं समर्थन से संभव हुई है। ये हमारी सामूहिक उपलब्धि है और मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूं। आपके सहयोग से संयुक्त वक्तव्यों पर हमारे बीच में आम सहमति इसलिए बन पाई है कि P20 की बैठक में हमने अपने मतभेदों से ऊपर उठकर उन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है जो हमें एकजुट करते हैं। इसलिए मुझे इस सभा की ओर से इस संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अंकित करने के प्रस्ताव हेतु बहुत प्रसन्नता हो रही है और हम सब के लिए ये गौरव का विषय भी है। संयुक्त एडॉप्ट करने के बाद हम कल इसे औपचारिक रूप से जारी करेंगे। एक्सेलेंसी, आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सब सहमति है? ओके, हम सब आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और संयुक्त वक्तव्य को एडॉप्ट कर लिया है। कई देश, लेकिन एक मंच, एक सोच और एक सहमति। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन P20 पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।